कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश का अध्ययन किया। आज हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग किस वंश का अध्ययन करेंगे? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। ठीक। और कब स्थापना किया था? 1320 एडी में। एक हिंदू टर्न्ड मुसलमान से जिसका नाम था नासुद्दीन खुसरो खां। नासुद्दीन खुसरो खां को पराजित करके इसने खिलजी वंश को समाप्त किया और 1320 एडी में तुगलक वंश का स्थापना किया। गाजी का अर्थ होता है काफिर। गाजी का क्या अर्थ होता है? काफिर का नाश करने वाला। ठीक। तुगलक वंश का समय जो था वो 1320 एडी से लेके 1414 एडी तक था कुल मिला के। और इसमें कुल 8 राजा हुए, 8 शासक हुए। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका शासन जो था वो 1320 से 1325 तक इसका शासन था, गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय रावी नदी के किनारे जो मंगोल आक्रमण हुआ था तो 2 व्यक्ति, एक थे मलिक काफूर और दूसरा गाजी मलिक ही थे जिन्होंने मंगोल आक्रमणकारी को रावी नदी के किनारे तक रोक दिया था 1307 में या 1306 ईडी में लगभग। ये याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था। वही मलिक गाजी जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। दीपालपुर का गवर्नर बनाया था और इसकी खासियत थी कि मंगोल आक्रमण का इसने बहुत सफलतापूर्वक सामना किया था। मंगोल आक्रमण का बहुत ही सफलतापूर्वक, एक गवर्नर होते हुए भी इसने काफ़ी सफलतापूर्वक उसका सामना किया। कहा जाता है कि कुल 29 मंगोल आक्रमणकारियों का इसने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। कहा जाता है, सच ही होगा, 29 मंगोल आक्रमणकारी का। लेकिन सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ। शासक के रूप में गयासुद्दीन तुगलक के समय में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। ये एक एज ए गवर्नर के रूप में या सूबेदार के रूप में या सेनानायक के रूप में, सेनापति के रूप में इसने मंगोल आक्रमण को दबाया था। ये इसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप लोग परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ तो आप टिक कर दीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ये सेनापति के रूप में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमणकारी के विरुद्ध ये भाग लिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये करौना तुर्क जाति का था। किस जाति का था? करौना तुर्क जाति का था। तुगलक वंश का शासन जो था दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक था, 94 वर्ष तक था। और आप कह सकते हैं कि ये अंतिम तुर्क, इसमें ये अंतिम तुर्क थे। इसके बाद जो है सैयद भी तुर्क नहीं रहते हैं और लोदी वंश भी तुर्क नहीं रहता है। सैयद भी अफगान है और लोदी भी लगभग अफगान ही है। खैर हम लोग चर्चा करेंगे। अरब है, सैयद अरब के रहने वाले हैं। सैयद जो है अरब मुल्क के रहने वाले हैं और लोदी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो अफगान के रहने वाले हैं। और ये तुर्क थे, करौना तुर्क जाति के थे। और इस तरीके से तुगलक वंश अंतिम तुर्क दिल्ली सल्तनत पर राजा करने वाला था। इस वंश का अंतिम शासक नासुद्दीन महमूद तुगलक था। इस वंश का, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासुद्दीन महमूद तुगलक था। अब थोड़ा सा हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का समय है 1320 एडी से 1325 एडी, मैंने बताया है। इसके समय में सबसे पहला चीज कि जो काकतीय वंश था जिसकी राजधानी वारंगल थी,
प्रतापरुद्र देव यहाँ का शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां, उसका नाम था जौना खां या उल्लुक खां, को काकतीय वंश के खिलाफ, प्रतापरुद्र के देव के खिलाफ इसको भेजा था। तो जौना खां ने वारंगल को जीत लिया और वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। वारंगल का नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर रख दिया। फिर इसने काकतीय के बाद मदुरा को भी जीता। मदुरा को इस्लाम मुस्लिम इतिहासकार मावर कहते हैं, और मदुरा को भी जीता इसने। लेकिन यही काकतीय वंश जब जौना खां काकतीय वंश को पराजित कर रहे थे या हरा रहे थे, उस समय एक उड़ीसा को जाजनगर का शासक जो था भानुदेव द्वितीय, उसने क्या किया था? प्रतापरुद्र देव को सपोर्ट किया था। तो जौना खां या उल्लुक खां ने ये जो है भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। राजमुंदरी अभिलेख में जो है जौना खां को या उल्लुक खां को विश्व का सुल्तान कहा गया। ठीक, इसको याद रखिएगा, जौना खां को विश्व का सुल्तान कहा गया। तो ये सब गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर उसके पुत्र जौना खां ने या उल्लुक खां ने ये जो है वारंगल के खिलाफ अभियान किया, मदुरा के खिलाफ अभियान किया, उड़ीसा के खिलाफ अभियान किया। गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल जीता, और बंगाल से जब लौट रहा था तो तिरहुत जीता। तिरहुत जो है उत्तरी बिहार में, तिरहुत है उत्तरी बिहार। और उसी समय मिथिला जो दरभंगा और जयनगर, दरभंगा का क्षेत्र है, मधुबनी का क्षेत्र है, मिथिला में, वहाँ पर कन्नाट वंशी शासक थे हरि सिंह को पराजित किया। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत में उत्तरी बिहार भी शामिल हो गया। और फिर ये जब दिल्ली वहाँ से लौट रहे थे दिल्ली की ओर, तो इनके पुत्र जौना खां या उल्लुक खां ने दिल्ली के पास अफगानपुर में एक लकड़ी का एक महल बना दिया। लकड़ी का महल बना दिया, और इसलिए महल बनाया था कि बंगाल अभियान से वो लौट रहे थे, उनके पिता गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे थे। तो सोच रहा था कि जो हाथी जीता गया है उस हाथी का एक परेड करवा देते हैं। तो हाथी का जो परेड हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक जो लकड़ी का मंडप बना हुआ था, महल बना हुआ था, उसी हाथी के आवाज़ से, मतलब हाथी के कंपन से वो मंडप जो है लकड़ी का, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, टूट गया। जब टूट गया तो उसी से दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक, 1325 AD में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जौना खां ने अपने पिता की हत्या कर दिया गयासुद्दीन तुगलक का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय के जो सूफी संत थे, चिश्ती सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया के प्रकोप, निजामुद्दीन औलिया के अभिशाप के कारण भी वह जो है उनकी मृत्यु हो गई। कहानी यह है कि जो नासुद्दीन खुसरो खां जो था, उसने बहुत से आदमी को धन दे दिया था। उसी में निजामुद्दीन औलिया को भी धन दिया था। निजामुद्दीन औलिया को भी धन दिया था। निजामुद्दीन औलिया को जो धन दिया था 5 लाख टंका दिया था। 5 लाख टंका दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि ये 5 लाख टंका जो है, जो खुसरो खां दिए हैं आपको, निजामुद्दीन औलिया को, वो राजकोष में वापस करो। क्योंकि खुसरो खां ने सत्ता प्राप्ति के बाद जो है राजकोष का धन जो है बहुत लोगों के बीच बांट दिया, तो राजकोष रिक्त हो गया था। तो इसी कारण से निजामुद्दीन औलिया का, गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि धन जो है वापस कर दो, निजामुद्दीन औलिया से जो तुमने खुसरो खां से लिया 5 लाख टंका वापस कर दो। तो ये कहा कि देने में आनाकानी कर रहा था निजामुद्दीन औलिया। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ठीक, हम बंगाल अभियान से लौट रहे हैं, तब तुमसे हम फरियावेंगे। लेकिन जब बंगाल अभियान से वो लौटा तो दिल्ली के समीप ही अफगानपुर में यह कांड हो गया, जो मैंने अभी पहले बताया। और गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद में बसा दिया, तुगलकाबाद में दफना दिया गया। तुगलकाबाद शहर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था।
गयासुद्दीन तुगलक नहीं, तुगलकाबाद शहर बसाया था, उसी में उसको दफना भी दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया था, जैसे कृषि के विकास के लिए इसने नहर का निर्माण किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहर का निर्माण किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो कुछ नीति था उसको फिर से वापस कर दिया, जैसे कि दाग एवं चेहरा, घोड़ा को दागने की और चेहरा की जो पद्धति थी इसको फिर से इसने पुनर्जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी। जीएसटी का अर्थ हो गया गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी जो है उत्पादन का भू राजस्व 1/2 लेता था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, 1/3 लिया। ये उत्पादन का लेता था और ये 1/3 कर दिया। इसने खूत मुकद्दम और चौधरी का जो परंपरागत अधिकार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था, इसको इसने फिर से वापस कर दिया। तो ये सब यह कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। इसने डाक चौकी का निर्माण किया और कहा जाता है कि 3 से 4 दिन में दिल्ली से लेटर देवगिरी पहुंच जाता था। दिल्ली से लेटर पत्र जो है कहाँ पहुंच जाता था, देवगिरी पहुंच जाता था। तो ये सब इस समय का कुछ इंपॉर्टेंट आपको घटनाएं हैं। मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चूंकि 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया, तो उसके बाद जौना खां या उल्लुक खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका समय है 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का कितना समय है, 1325 से 1351 ईडी तक इसका समय है। इसके समय में इसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बहुत विस्तार किया और कहा जाता है कि सिंध, ये पेशावर भी जीत लिया, इधर बंगाल भी जीत लिया, दक्षिण का सुदूर बिंदु जो है मदुरा, ये सब भी जीत लिया, गुजरात जीत लिया। ये सब सारा इसका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। भारतीय उपमहाद्वीप के सभी इंपॉर्टेंट, सिंध पेशावर तक इसका अधिकार था और पूरब में बंगाल तक इसका अधिकार था। ये सब इस क्षेत्र को ये जीत चुका था। दक्षिण में मदुरा, सारे राज्यों को इसने मिला लिया था। इसके समय में कुल इसका साम्राज्य इतना बड़ा था, ये मैं कहना चाह रहा था। ये बहुत पढ़ा लिखा शासक था, याद रखिएगा, ये बहुत पढ़ा लिखा शासक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक अगर कोई था तो यही था। क्लियर? इसको गणित का भी ज्ञान था, ज्योतिषी का भी ज्ञान था, खगोल शास्त्र का ज्ञान था, भूगोल का ज्ञान था। काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था। ये तर्कवादी था। क्या था? ये तर्कवादी था। इसने उलेमा को प्रशासन से बाहर कर दिया। उलेमा को प्रशासन से बाहर कर दिया। पहले काजी का पद जो है उलेमा को ही मिलता था, अब कोई भी व्यक्ति काजी बन सकता था। जैसे इब्न बतूता एक विदेशी यात्री है जो 1333 एडी में दिल्ली सल्तनत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी, दिल्ली का काजी बना दिया था और फिर 1342 एडी में इसे राजदूत बना के चीन भेज दिया था। उस समय चीन का शासक था तिमूर तिगुन। ठीक। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका का रहने वाला था। उत्तरी अफ्रीका का रहने वाला था। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहीं का रहने वाला था। और इसने जो है अरबी भाषा में एक किताब लिखा था, उसका नाम है रेहला या सफरनामा। एक बात याद रखिएगा, इब्न बतूता एक ऐसा यात्री है, यह यात्री जो बहुत देशों का भ्रमण किया है। यह मार्को पोलो, वास्को डी गामा, इन सभी जो एक अच्छे ट्रैवलर माने जाते हैं। अगर वास्को डी गामा, मार्को पोलो
और इब्न बतूता, तीनों को रखा जाए तो सबसे ज़्यादा घूमने वाला मतलब ट्रैवलिंग करने वाला कोई है तो इब्न बतूता ही है। इसको याद रखिएगा, इब्न बतूता सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग किया है, वास्को डी गामा से भी ज़्यादा, मार्को पोलो से भी ज़्यादा। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसने जो है प्रशासन में पहले तुर्की एकाधिकार था, प्रशासन में पहले तुर्की एकाधिकार था, लेकिन इसने क्या किया, प्रशासन में तुर्की एकाधिकार को समाप्त करके इसके यहाँ विदेशी भी काम कर सकते थे, मंगोल भी काम कर सकते थे, कोई भी चाहे भारतीय हिंदू भी काम कर सकते थे। इसका रतन नामक एक व्यक्ति राजस्व अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था। इसका अर्थ है कि प्रशासन के क्षेत्र में इसने विभिन्न लोग, पहले तुर्की आधिपत्य था, इसने क्या किया कि सभी को शामिल किया, विदेशी भी आ सकते हैं, मंगोल भी आ सकते हैं, भारतीय भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, कोई इसमें आप में योग्यता है तो आप आइए। इसने योग्यता को तरजीह दिया। इसने क्या दिया, योग्यता को तरजीह दिया। इसने एक तरह से कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्षता का इसने परिचय दिया, सब धर्म का सम्मान करता था। इसके समय में जैन संत राजशेखर से भी इसने मुलाकात किया था, जीन प्रभा सूरी से भी मुलाकात किया था। ये सब जो है जैन संत से इसने, इसके व्यक्तिगत संपर्क थे। कहने का अर्थ कि ये सभी धर्मों के प्रति उदार था। यह नहीं था कि इस्लाम है तो इस्लाम धर्म को ही यह मानता था, ऐसी बात नहीं है। यह होली खेलता था, हिंदू त्यौहार को भी इसने अनुमति दिया, हिंदू त्यौहार का भी इसने अनुमति दिया। तो ये सब इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है वह है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह अपनी कुछ योजनाओं के कारण जाना जाता है। उसने, बर्नी कहता है कि इसने 2 सैन्य अभियान, 5 कुल परियोजना था इसका, 2 सैन्य अभियान था और 3 जो था जनरल अभियान था, जनरल परियोजना था, सामान्य परियोजना। 3 जो सामान्य परियोजना था उसमें था कर सुधार। पहला था कर सुधार, राजधानी परिवर्तन, और तीसरा है आपको मुद्रा के संबंध में नीति इसका। तो कर सुधार में यह क्या किया इसने, द्वाब में भू सुधार लागू किया, द्वाब में भू सुधार लागू किया और टैक्स कर दिया 1/2। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उत्पादन का किया था, इसने क्या किया, अनुमान पर अधिकार कर दिया, इसने अनुमान पर कर दिया, है ना। इसको कर सुधार मत कहिए, इसको कृषि सुधार कहिए, सॉरी, कृषि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने इसने क्या किया, अनुमान पर कर दिया। जिससे क्या हुआ कि काफ़ी टैक्स जो है किसानों पर जो है राजस्व अधिकारी वसूलने लगे। इसने कृषि में सस्यावर्तन पद्धति को लागू किया, सस्यावर्तन पद्धति को लागू किया। अब जो है इसने एक तरह से कह सकते हैं कि व्यावसायिक खेती को शुरू किया। व्यावसायिक खेती का अर्थ हुआ कि गेहूं के बदले में अंगूर, ये सब का उत्पादन इसने शुरुआत किया। और इसने जो है कृषि के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया, रजिस्टर तैयार करवाया और एक अकाल संहिता भी बनवाया। इसने कृषि ऋण बांटा, जिसको सोंधर भी कहा जाता है, जिसको सोंधर कहा जाता है। तो ये सब ये काम कुछ इंपॉर्टेंट किया था। अल्लाह, देखिए द्वाब का अर्थ होता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी भू राजस्व सुधार जो है, लगान जो है वो द्वाब से लिया। द्वाब का अर्थ हुआ मेरठ से लेके करा या इलाहाबाद का क्षेत्र में ही जो है भू राजस्व या जो भूमि सुधार है वो लागू होता था, क्योंकि बाकी जगहों पर यह संभव नहीं था। तो यह हो गया आपका द्वाब में, सॉरी, कृषि सुधार पर जो है कुछ चीज़, ये सब परीक्षा में पूछ लेता है। कृषि सुधार के लिए इसने एक विभाग का स्थापना किया, दीवान-ए-कोही,
कृषि विभाग दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था और इसका जो प्रमुख होता था वो अमीर ए कोही होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए दीवान ए कोही या कृषि विभाग का स्थापना किया और इस पर हेड जो था वो अमीर ए कोही होता था। उसके बाद राजधानी परिवर्तन। आपको याद ही होगा कि मुबारक शाह खिलजी ने दौलताबाद को जीत लिया था, देवगिरी को जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में प्रत्यक्ष शासन की नीति नहीं अपनाई थी, लेकिन उसके जो वंशज थे मुबारक शाह खिलजी, उसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि वारंगल को जीत लिया, जो उसके पुत्र जौला खां ने जीता था उसके गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर। तो वारंगल का नाम इसने सुल्तानपुर रख दिया और आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का ये अंग बन गया, लेकिन दक्षिण भारत में यह दिल्ली सल्तनत की एक दूसरी राजधानी थी। तो कहीं ना कहीं दूसरी राजधानी का कॉन्सेप्ट उसके पिता मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक ने ही कर दिया था। तो ये नहीं कहना चाहिए कि राजधानी परिवर्तन का जो श्रेय है वह मतलब यह दुर्भाग्यशाली काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। यह काम उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने भी कर दिया था। उसने वारंगल को, सुल्तानपुर को दूसरी राजधानी बनाया था। ये देवगिरी जो है महाराष्ट्र में है, इसका नाम इसने अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद रखा। और चूंकि देवगिरी को खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह खिलजी ने जीता था, तो इसका उसने नाम रख दिया था, इसको कुतुबुल इस्लाम, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता था। ठीक, और इसका नाम था, देवगिरी का नाम मुबारक शाह खिलजी ने कुतुबाबाद रख दिया था, कुतुबाबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रखा। इसे कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है। देवगिरी जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मतलब भारत के बीच में है। तो राजधानी जो है ये इसने दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दौलताबाद इसलिए ले गया कि उत्तर और दक्षिण के बीच जो शासन पर्याप्त रूप से, देवगिरी जो था वो साम्राज्य के केंद्र में था। दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण किया जा सकता था, उत्तर भारत पर भी, क्योंकि अब मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली की जनता इसके घर में गंदा गंदा गाली दे के इसके लेटर फेंक देता था इसके घर में, राजमहल में। तो इस सब के कारण था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और लेकिन फिर से जो है इसने गलती काम यह किया कि राजधानी को इसने फिर से वापस ले लिया और फिर से राजधानी दिल्ली आ गई। तो कहने का अर्थ कि कहीं ना कहीं यह भी योजना इसकी फेल हो गई। जो जैसे पहली योजना थी तो जो थी द्वाब में कर सुधार, वो भी फेल हो गया, क्योंकि द्वाब में कर सुधार में यह हुआ कि उस समय जो है भयंकर प्लेग आ गया था और प्लेग में इसने भू राजस्व भी बढ़ा दिया, तो विभिन्न विद्रोह होने लगे इस क्षेत्र में, द्वाब में। राजधानी परिवर्तन भी इसने वापस ले लिया, तो दोनों परियोजना इसकी फेल हो गई। उसके बाद है सांकेतिक मुद्रा। देखिए, सांकेतिक मुद्रा जो है मंगोल शासक कुबलई खान भी चलाया था और ईरान का शासक कैखतू खां था, इसने भी चलाया था, कागज का प्रयोग किया था इसने। ठीक, सांकेतिक मुद्रा। क्योंकि उस समय एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी की कमी हो गई थी और चांदी सोना काफ़ी कीमती धातु है, तो इसने क्या किया कि उसके बदले में तांबा का सिक्का इसने जारी कर दिया और चांदी के सिक्कों को तांबा के सिक्का के बराबर कर दिया इसने। बात समझ रहे हैं? जैसे कि 100 रुपया है तो कागज का भारत में भी, लेकिन है सांकेतिक मुद्रा हुआ, उसको बाजार में जब हम बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 100 रुपया ही होगा। तो इसने भी एमबीटी ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तांबा का सिक्का जारी किया और उसका वैल्यू जो है चांदी के सिक्के की तरह रख दिया। ऐसा उसने इसलिए किया कि चांदी की उस समय विश्व स्तर पर कमी हो रही थी। लेकिन इसको यह करना चाहिए था कि उचित टकसाल बनाना चाहिए था, लेकिन टकसाल नहीं बनाया और नकली सिक्का जो है लोग घर घर में बनाने लगे।
बर्नी जो उस समय का समकालीन इतिहासकार है कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर एक टकसाल का बन गया और अंतिम में राजा को मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना वापस लेना पड़ा और लोग तांबा का सिक्का देते थे और चांदी का सिक्का ले लेते थे। राजभवन के सामने में तांबे का सिक्का का ढेर लग गया। यह भी योजना इसकी फेल हो गई। तो यह कुछ योजना है। अब जो है खुरासान अभियान और कराची अभियान, दो योजना जो इसके सैनिक अभियान है, उस पर भी हम बात करेंगे। खुरासान अभियान और कराची अभियान। खुरासान जो है मध्य एशिया में है और चूंकि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक पेशावर वगैरह जीत चुका था तो इसकी दृष्टि अब मध्य एशिया में थी। मिस्र का शासक ट्रांसअक्सियाना का शासक। ट्रांसअक्सियाना का अर्थ हुआ मावड़ा उन्नर। मावड़ा उन्नर ये ऑक्सस नदी है, उसी के उस पार यहाँ का बाबर था ट्रांसअक्सियाना। मिस्र का शासक ट्रांसअक्सियाना का तर्मासिरीन, ये मंगोल शासक है तर्मासिरीन। इसका आक्रमण जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, लेकिन बाद में दोस्ती हो गई थी और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलकर खुरासान का शासक था अबू सैयद के खिलाफ जो है एक मोर्चा बनाया कि खुरासान को हमको जीतना है। लेकिन इसी समय जो मंगोल शासक तर्मासिरीन था, ट्रांसअक्सियाना का जो है राजनीतिक स्थिति चेंज हो गया और ये सत्ता में नहीं रह गया। तो खुरासान अभियान जो है एमबीटी को वापस लेना पड़ा। कहा जाता है कि खुरासान अभियान के लिए इसने 1 वर्ष का एक वर्ष की जो वेतन है सैनिकों को अग्रिम दे दिया था। तो यह भी योजना इसने वापस ले लिया। इससे राजकोष पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा। और लास्ट अभियान है कराची का अभियान। लास्ट अभियान क्या है? कराची का अभियान। कराची जो है कुमायूं की पहाड़ी में है और हिमालय की तट जो कुमायूं का जो क्षेत्र है उसी में है कराची। यहाँ पर 10,000 सेना भेजा गया था और लेकिन सैनिकों को तो भेज दिया गया, लेकिन हुआ यह कि सेनापति इधर रह गया और सेना जो है बॉर्डर क्रॉस करके चीन में चली गई। क्योंकि चीन का ये बॉर्डर इलाका है तो सेना चला गया उस पार और सेनापति रह गया इस पार। और मानचित्र भी नहीं दिया था और मौसम भी प्रतिकूल था, काफ़ी बर्फबारी हुआ। कहा जाता है कि 10,000 में 10 सैनिक ही जीवित बचे। इस अभियान का सेनापति था खुसरो मलिक। कौन था? कराची अभियान का सेनापति कौन था? खुसरो मलिक। तो इस प्रकार से इसकी 5 योजनाएं, द्वाब में कर वृद्धि, द्वाब में कृषि की उन्नति जो हुआ, चाहे द्वाब में कर वृद्धि कहिए, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान, ये 5 योजना इसकी विफल हो गई। इसलिए इसको अभागा आदर्शवादी भी कहा जाता है। अभागा आदर्शवादी भी कहा जाता है। इसमें विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। एक ही समय में ये गुस्साता था और तुरंत शांत हो जाता था। किसी का गर्दन भी काट सकता था, किसी को ये राजा भी बना सकता था। तो ये था। इसने मतलब दिल्ली जो इब्न बतूता था, दिल्ली का काजी, इससे कभी गुस्सा भी गया था और काफ़ी खुश भी था। उसका हर बात मानता था, लेकिन जब गुस्सा आया तो उसको चीन ट्रांसफ़र कर दिया राजदूत बना के। तो ये सब काम है मोहम्मद बिन तुगलक पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ जो भी घटनाएं हैं। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।